प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल हमने आपको संस्कृत भाषा और उसके महत्व के संबंध में बताया था, काफ़ी चर्चा की थी। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। आज हम आपको संस्कृत के व्याकरण की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे सभी भाषाओं का कोई न कोई व्याकरण होता है, उसी तरह से संस्कृत का भी व्याकरण होता है। व्याकरण को समझने से पहले व्याकरण का अर्थ समझ लेना चाहिए, उसके संबंध में जान लेना चाहिए कि आखिर व्याकरण है क्या, क्यों व्याकरण की आवश्यकता पड़ी किसी भी भाषा के लिए। बच्चों, व्याकरण वो विद्या है जिसके द्वारा किसी भी भाषा का ठीक ठीक बोलना, शुद्ध उच्चारण करना, उसके बारे में सारी बातें समझना होता है। व्याकरण के बिना ये संभव नहीं होता। वास्तव में व्याकरण एक कंट्रोलर है किसी भाषा के लिए, नियामक है, नियंत्रण करता है, जो उस भाषा को प्रतिबंधित करता है, उसको नियमित करता है, संयमित करता है, परिष्कृत करता है, शुद्ध करता है। तो संस्कृत के व्याकरण को आइए हम समझते हैं। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः येन तत् व्याकरणम। ये व्याकरण की व्युत्पत्ति है। हमें समझ लेना चाहिए आखिर व्याकरण शब्द बना कैसे, क्यों व्याकरण इसको कहा जाता है। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः, जिसके द्वारा विभिन्न शब्दों का निर्माण किया जाता है, उनके मर्म को समझा जाता है, वो विद्या व्याकरण होती है। और व्याकरण में आपने सुना होगा वेदांग होते हैं, 6 वेदांग होते हैं, षड वेदांग, और व्याकरण उन 6 वेदांगों में से एक है। इससे भी आप व्याकरण के महत्व को जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिर व्याकरण की उपयोगिता कितनी होती है किसी भाषा के लिए। तो संस्कृत के व्याकरण को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसकी वर्णमाला को समझना चाहिए। जब तक वर्णमाला नहीं समझेंगे तब तक हम संस्कृत के व्याकरण को नहीं समझ सकते हैं। हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा कि संस्कृत के व्याकरण के जो सूत्रधार हैं वो महर्षि पाणिनि हैं। महर्षि पाणिनि ने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम है अष्टाध्यायी। उस अष्टाध्यायी में, जैसे उसका नाम है, 8 अध्याय हैं। अष्टधन अध्यायी, जिसमें 8 अध्याय हों, वो है अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी ग्रंथ व्याकरण का बहुत ही प्रामाणिक, सबसे प्रथम ग्रंथ माना जाता है, और वो व्याकरण की रीढ़ है। माने जब तक अष्टाध्यायी को हम समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम व्याकरण को जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। यहाँ पर हम लोग केवल थोड़ा सा उसे टच करते हुए हम समझेंगे, क्योंकि अष्टाध्यायी, लघु सिद्धांत कौमुदी, ये सब उच्च कक्षाओं में पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर हम आपकी कक्षा के अनुसार यहाँ पर बताना चाहेंगे। तो व्याकरण को समझने के लिए सबसे पहले हमें वर्णमाला समझ लेनी चाहिए। हिंदी की वर्णमाला आप सबने सुनी है, पढ़ी है। कक्षा 1 से जब बच्चा प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसको वर्णमाला ही सिखाई जाती है। वर्णमाला का मतलब वर्णों की माला, जिसमें अक्षर बताए जाते हैं, अक्षर ज्ञान कराया जाता है, वो वर्णमाला होती है। तो सभी ने वर्णमाला पढ़ रखी है, लेकिन देखने में ऐसा आता है कि उच्च कक्षाओं में भी बच्चे पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको सही ढंग से शुद्ध वर्णमाला का ज्ञान नहीं होता। उसका क्रम क्या है, उसका ज्ञान नहीं होता। इसलिए हमको वर्णमाला सही ढंग से समझ लेनी चाहिए। जब हम सही ढंग से वर्णमाला समझ लेंगे तो व्याकरण भी सही ढंग से समझ पाएंगे। तो आइए हम व्याकरण वर्णमाला समझते हैं। वर्णमाला में सबसे पहले आते हैं स्वर। स्वर कितने होते हैं, इस संबंध में भी भ्रामक स्थिति बच्चों में रहती है। सही ढंग से वो नहीं जान पाते कि आखिर स्वर कितने हैं। आगे जब उच्च कक्षाओं को पास कर लेंगे, प्रतियोगिताएं देंगे, तो उसमें पूछा जाता है कि वर्णमाला में स्वर कितने हैं, स्वर के भेद कितने होते हैं, व्यंजन कौन कौन से हैं। तो वहाँ पूछा जाता है व्यंजन कितने हैं, तो वहाँ पर कंफ्यूज करते हैं। तो हमें समझ लेना चाहिए सही ढंग से।
देखिए वर्णमाला में जो स्वर हैं, स्वर मुख्य रूप से कितने होते हैं? अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, औ, इतने स्वर होते हैं। ये कुल मिला के 9 स्वर हुए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 स्वर होते हैं। अ, ई, उ, री, री, ए, ओ और औ, ये 9 स्वर होते हैं कुल। अब इन स्वरों के भेद समझ लेने चाहिए कि आखिर स्वरों के भेद कितने होते हैं। स्वर के भेद 3 होते हैं मुख्य रूप से। नंबर 1 ह्रस्व, नंबर 2 दीर्घ, नंबर 3 प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व कौन से स्वर होते हैं? ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। सामान्य रूप से जब हमको वर्णमाला सिखाई जाती है तो सबसे पहले छोटा आ, बड़ा आ ऐसे पढ़ते हैं ना। तो छोटा आ का मतलब है ह्रस्व आ। तो जितने भी छोटे अक्षर हैं वो सब ह्रस्व कहलाते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा री और री, ये सब ह्रस्व हैं। ये लिखे हुए हैं आ, ई, ऊ, री और री, ये ह्रस्व स्वर हैं, छोटे स्वर हैं। दीर्घ स्वर कौन से हैं? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, बड़ी री, ए, ओ, औ। ए, ओ, औ ये सब दीर्घ स्वर होते हैं। और बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ और बड़ी री। बड़ी री से मतलब जानते हैं, ये री में एक जो है नीचे री लगी होती है और बड़ी री में 2 री लगी होती हैं। इसको दीर्घ री कहते हैं। तो ये ह्रस्व और दीर्घ हुए स्वर। अब तीसरा एक और भेद है, वो है प्लुत। प्लुत सामान्यतया बहुत ही कम सुनने में आता है, देखने में आता है, लोग इसके बारे में कम जानते हैं। ये वास्तव में इसका प्रयोग वेद मंत्रों में ज़्यादा होता है, वैदिक सूक्तों में ज़्यादा होता है प्लुत का। यहाँ पर हमको सामान्य रूप से समझ लेना चाहिए एक उदाहरण से। प्लुत स्वर वो होता है जैसे ओम लिखा जाता है। ओम में ओ लिखा जाता है, वो आगे 3 बनाया जाता है, उसके आगे म। 3 का मतलब होता है त्रिमात्रिक। ओ में 3 मात्राएं लगी होती हैं, इसलिए 3 हम लिख देते हैं और ये त्रिमात्रिक स्वर कहलाता है प्लुत। इसके पहले जो ह्रस्व और दीर्घ पे कहे, ह्रस्व जो है एक मात्रिक स्वर होता है, दीर्घ द्विमात्रिक होता है जिसमें 1 मात्रा लगी हो वो है ह्रस्व, जिसमें 2 मात्राएं लगी हों वो है दीर्घ, और जिसमें 3 मात्राएं हों या 3 मात्राओं के बराबर जिसमें समय लगे, बल लगे, वो है प्लुत। तो अधिकतर आर्य समाज मंदिरों में आपने देखा होगा, अगर कभी गए होंगे तो आर्य समाज मंदिर के ऊपर देखिए झंडा लगा होता है, उसमें ओम इसी तरह से लिखा होता है। ओ फिर 3 फिर मा। इसका मतलब है ओ में 3 मात्राएं लगी हैं, माने 3 मात्राओं के बराबर ओ में बल है। तो ये प्लुत स्वर कहलाता है। आप समझ गए होंगे स्वरों के भेद। इसके बाद आते हैं व्यंजनों पर। व्यंजन समझिए। व्यंजन क, ख, ग, घ, ङ आपने पढ़े होंगे। इसको कवर्ग कहते हैं। ठीक है, ये आपने कवर्ग नहीं पढ़ा होगा, जान लीजिए। क, ख, ग, घ, ङ ये कवर्ग कहलाता है। च, छ, ज, झ, य ये जवर्ग कहलाता है। ट, ठ, ड, ढ, ण ये टवर्ग कहलाता है। त, थ, द, ध, न ये तवर्ग कहलाता है। प, फ, ब, भ, म ये पवर्ग कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो 5 वर्ग हो गए, 5 वर्ग में कुल जो है 25 वर्ण हो गए। ये कितने वर्ण हैं? ये टोटल जो है 25 वर्ण हैं। इनको स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। इनको स्पर्श वर्ण भी कहते हैं, इन 25 व्यंजनों को। इसके बाद आते हैं य, र, ल, व। 4 व्यंजन ये हैं। फिर श, ये श मूर्धन्य श, ये दंत्य स और ये ह, ये 4 वर्ण हैं। ये भी व्यंजनों में आते हैं, लेकिन इनको य, र, ल, व इनको अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ, इनको क्या कहते हैं? अंतस्थ वर्ण कहते हैं।
ये अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। श सा सा ये और ह ये जो हैं ऊष्म वर्ण कहलाते हैं, ऊष्म वर्ण। ठीक है, य र ल व ये अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं, जो श सा सा हा ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। अब हम इसके बारे में बताते हैं थोड़ा सा और, आप समझ लीजिए विस्तार से। ये जो का से लेकर के माँ तक जो 25 वर्ण हैं इनको स्पर्श वर्ण कहते हैं। स्पर्श वर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारे कहीं न कहीं हमारे मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हैं। आपको अगर नहीं पता है तो समझ लीजिए, सारे वर्णों का उच्चारण हम मुंह से करते हैं, और मुंह से करते हैं, केवल मुंह से नहीं करते हैं बल्कि मुख के विभिन्न भागों से करते हैं। कोई न कोई, मुख में बहुत सारे भाग हैं हमारे, जैसे ओष्ठ हैं, ओठ, जिह्वा है, जीभ, उसके अंदर तालु है जीभ के पास, आगे जो है कंठ है, कंठ के आगे भी मूर्धा स्थान है, दांत हैं, दंत, ये सारे मुख के विभिन्न भाग हैं। तो विभिन्न वर्णों का उच्चारण हम मुख के किन्हीं न किन्हीं भागों से करते हैं, सारे भागों से एक साथ नहीं करते, या सभी वर्ण एक ही भाग से नहीं उच्चरित होते, सब अलग अलग भागों से उच्चरित होते हैं। तो ये जो स्वर वर्ण है ये अधिकतर कंठ से उच्चारण होते हैं। जो क वर्ग है, का खा गा घा ङा, ये भी कंठ से उच्चारण होते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसके बारे में कहा जाता है अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। इसका मतलब है अकार, अ और क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, ह और विसर्ग, इतने वर्ण जो हैं ये कंठ से उच्चरित होते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो इसीलिए स्पर्श वर्ण के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि हम कंठ से इसका उच्चारण करते हैं। च वर्ग, च छ झ झ ञ, इच यशा नाम तालु, इकार ई, और च वर्ग च छ झ झ ञ, य और शा, तालव्य शा, ये वाली, इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है। इसीलिए आपने देखा होगा इस वर्ण को, इस शा को क्या बोलते हैं? तालव्य शा बोलते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालव्य है, तालु है। ठीक है, हमारे मुंह के अंदर तालु होता है, उससे तालु से उच्चारण करते हैं, इसलिए ये शा है। इसको लोग जो है कोई शरीफा वाला, कोई और शाहजहाँपुर वाला, या कोई इस तरह से अलग अलग नामों से लेते हैं, उनको पता नहीं है, लेकिन इसका सही उच्चारण क्या है? तालव्य शा। ठीक है, तालु से इसका उच्चारण होता है, इसलिए तालव्य शा है। फिर इसी तरह से ऋट ऋषाणा मूर्धा, रिकार जो ये है, और ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण, इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। एक गले में, कंठ में एक स्थान होता है मूर्धा। और ये वाला शा, पा वाला शा, जिसको पा वाला कोई बोलता है, कोई पेटचिर्री बोलता है, कोई पेटपर्री बोलता है, शा, ये गलत नाम है। नाम है इसका क्या? मूर्धन्य शा। तो ये टवर्ग, और इसका जो उच्चारण स्थान क्या है? इसका मूर्धा है, तो इसको मूर्धन्य शा बोलते हैं। ठीक है, अब आता है तवर्ग, ता था दा धा ना, री तुलसा नाम दंता। ये जो री है ये वाली स्वरों में, और ये तवर्ग माने ता था दा धा ना, और एक ये सा, री तुलसा नाम दंता माने रिकार, और तवर्ग के जितने भी पांचों वर्ण हैं ये, और ये सा, इनके उच्चारण स्थान दंत हैं। री तुलसा नाम दंता, इसलिए दांत, इनका दंत उच्चारण, इसलिए इसको दंत सा बोलते हैं। इस सा को क्या बोलते हैं? दंत सा। कोई इसको सीतापुर वाला कहता है, कोई और कुछ कहता है, सरौता वाला कहता है, नहीं, ये दंत सा है, क्योंकि उसका उच्चारण स्थान दांत हैं, दंत। तो इसको दंत सा बोलेंगे, आप लोग समझ लीजिए। तो ये है। और फिर ये जो है प वर्ग जो है, ये उपुपाधनीय नाम, ये जितने भी हैं पवर्ग के उच्चारण स्थान उ, इसमें आप देखिए जब हम उ बोलेंगे या प फ ब भ म बोलेंगे, तो इसमें सब में क्या हमारे मुख का कौन सा भाग ज़्यादा काम करता है? ओंठ, ओष्ठ। पा बोलो और ओंठ न मिलाओ बोल पाएंगे? फा बोलो ओंठ न मिलाओ बोलेंगे? नहीं बोल सकते हैं। प फ ब भ म, इनमें देखो उ बोले में ओंठ को आगे करना पड़ता है। तो ये उकार और ये पवर्ग, ये के उच्चारण स्थान क्या है? इनका ओष्ठ है, ओठ के बिना इसको नहीं बोल सकते। तो इसको हम जो है इसको ये समझ लें कि इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है।
अब य र ल व ये जो तीन है ये अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ वर्ण इसलिए है क्योंकि ये अंदर से ही ये र ल व वकार का दंतोष्ठ भी होता है। दांत और ओष्ठ दोनों, थोड़ा व बोलोगे तो ओष्ठ भी लगते हैं और ओठ भी दांत से चिपका करके मिला के बोलने पड़ते हैं, इसलिए वकार का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, माने दांत भी है और ओष्ठ भी है, इसको समझ लेना चाहिए। और इन चारों वर्णों को अंतस्थ बोलते हैं क्योंकि ये अंदर से उच्चरित होते हैं, अंतस्थ वर्ण है। श स स ह ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। ये जब इनको बोलेंगे, ह बोलेंगे, ये श श स ये तीनों बोलेंगे तो इसमें ऊष्मा ज़्यादा निकलती है मुंह से, इसलिए इनको ऊष्म वर्ण बोलते हैं। बोल के देखिए, श बोलेंगे, वो बोलेंगे, इसमें ऊष्मा निकलती है, इसलिए ये ऊष्म वर्ण है। तो ये हमको समझ लेना चाहिए। आप बच्चों समझ गए होंगे। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं, समझ लीजिए। व्याकरण वह विद्या है जिसमें विभिन्न शब्दों की व्युत्पत्तियाँ होती हैं, जिनमें विभिन्न शब्दों का निर्माण होता है। शब्दों का निर्माण के लिए आगे आपको हम बताएंगे कि प्रत्यय होते हैं, उपसर्ग होते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग का काम ही यही है, ये बहुत सारे शब्दों का निर्माण कर देते हैं। इसीलिए संस्कृत में बहुत सारे प्रत्यय भी होते हैं, उपसर्ग भी होते हैं। इसीलिए संस्कृत भाषा का जो शब्दकोश है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, क्योंकि प्रत्यय और उपसर्ग लगा करके विभिन्न शब्द बना दिए जाते हैं। तो ये व्याकरण ही हमें बताती है कैसे शब्दों का निर्माण करना है, कैसे वाक्य का निर्माण करना है, ठीक है। तो व्याकरण वो विद्या है जिसके द्वारा हम ठीक ठीक से किसी भाषा का पढ़ना, लिखना, बोलना ये सब समझते हैं, शब्दों का निर्माण करना, ठीक है, शब्दों की उत्पत्तियाँ करना, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं। तो ये व्याकरण है। अब व्याकरण में सबसे पहले वर्णमाला का ज्ञान हमें होना चाहिए। वर्णमाला में 9 स्वर हैं, स्वर के भेद ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत हैं, और फिर व्यंजन है। एक मात्रिक स्वर ह्रस्व कहलाते हैं, द्विमात्रिक दीर्घ कहलाते हैं और त्रिमात्रिक प्लुत कहलाते हैं। आप समझ गए होंगे। फिर व्यंजन वर्ण आते हैं, ये स्वर वर्ण हो गए। अब व्यंजन आते हैं, इसमें 25 वर्ण ये स्पर्श वर्ण हैं, 11 लावा ये अंतस्थ वर्ण हैं। ये 3 प्रकार के सा, पहला वाला शा जो है तालव्य शा होता है, ये वाला जो पा बना के बनता है ये मूर्धन्य शा होता है क्योंकि इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, और ये दंत्य सा होता है, ये दांत से उच्चरित होता है। और फिर हा, ये ऊष्म वर्ण भी कहलाते हैं। अब एक चीज़ और इसमें बतानी है, इसमें देखिए जो कवर्ग, चवर्ग ये वर्ग हैं, इनमें जो ये वाले वर्ग, ये वर्ण हैं, आपने देखा होगा, ये जो वर्ण हैं अंतिम वर्ण माने 5वां वर्ण, ङा, या, अणा, ना और मा, ये जो वर्ण है ये अनुनासिक वर्ण होते हैं। इनको अनुनासिक वर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण हम बिना नासिका के नहीं कर सकते हैं। नासिका माने नाक, बगैर नाक के इनका उच्चारण हम कर ही नहीं सकते हैं, और स्थान भी लगेंगे मुंह के, लेकिन नासिका का जरूर इसमें योग होगा। इसीलिए अनुनासिक वर्ण है य, णा, ना और मा, ये अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। तो इनको आप नोट कर लीजिए कि ये जो इधर ये वाले हैं ये अनुनासिक वर्ण भी हैं, अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण स्थान नासिका है, ठीक है। ये जो 5 वर्ण हैं ङा, या, अणा, ना और मा, ये अनुनासिक वर्ण भी कहलाते हैं क्योंकि इनका उच्चारण स्थान नासिका से होता है, नासिका से भी होता है। तो ये अनुनासिक वर्ण है। अब आप लोग जो है पूरी वर्णमाला समझ गए होंगे, इसको आप घर पे पढ़िएगा और इसको ये समझ लीजिए कितने वर्ग हैं, कौन कौन से स्वर हैं, कौन कौन से व्यंजन हैं, उनके भेद कौन कौन से हैं, कौन से स्पर्श वर्ण कहलाते हैं, कौन से ऊष्म वर्ण कहलाते हैं, कौन से अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। अब आपने एक और आपको शंका समाधान कर देते हैं कि यहाँ पर आप सोच रहे होंगे हमने क्षत्रज्ञ नहीं लिखा है, क्योंकि आपको जो कक्षा 1 में पुस्तक मिलती है उसमें क्षत्रज्ञ भी लिखा होता है वर्णमाला में। तो इसके लिए आप समझ लीजिए कि जो क्षत्रज्ञ हैं ये कोई व्यंजन अलग से नहीं है, ठीक है, ये सब इसी में सम्मिलित हैं, वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं क्योंकि उनका जो उनकी व्युत्पत्ति, उनका जो वो बनते हैं वो 2 वर्णों के मेल से बनते हैं।क्षा जैसे है वो क और शा मूर्धन्य सा, इनको मिला करकेक्षा बनता है, जा और या मिला करके ज्ञा बनता है, और ता और रा मिला के त्र बनता है, छ त्र ज्ञा।
आपने अधिकांश जो वेद पाठी लोग हैं उनको यज्ञ बोलते हैं वो यज्ञ को यज्ञ नहीं बोलते हैं, यज्ञ बोलते हैं। तो ये तीनों क्ष, त्र और ज्ञा, ये अलग से व्यंजन कोई नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन है। ये इन्हीं से मिल करके तीनों बनते हैं। ता और रा त्र हो गया, का और शाक्षा हो गया, और ज्ञा जो है जा और या ज्ञा हो गया। तो ये इतने व्यंजन होते हैं। तो इसको समझ गए होंगे, मैं समझता हूँ आप लोग। तो आज के लिए बस इतना ही। कल को हम आगे व्याकरण के संबंध में कुछ और बताएंगे, व्याकरण में संधियाँ बताएंगे, फिर समास भी आपको बताने हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।